ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है? मैं नहीं मानता कि एक रात में दिल बदल गया। आपको पता मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था 46 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ना रावलपिंडी से, ना पेशावर से, ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका से, गांव से, मुंबई की बाइक पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का विस्थापन हो रहा था और वहां मारा जा रहा था, अफगानिस्तान में मारा जा रहा था। आपके सपोर्ट वाली सरकार थी, क्या करा था आपने? क्या करा था आपने? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने सपा प्रवक्ता अमीक जमई और मुस्लिम प्रवक्ता अंसार रजा की जमकर धुलाई की। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो हमारी डिबेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में सरकार के बाहर किसी के पास इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। दुनिया में किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास इतनी जमीन नहीं जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। और आज भी ये कहा जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका गरीब है, अशिक्षित है, उसे आवश्यकता है, मगर 38 लाख एकड़ जमीन के बावजूद एक हॉस्पिटल बताइए, एक यूनिवर्सिटी बताइए, एक इस्लामिक लर्निंग का इंस्टीट्यूशन बताइए, एक लाइब्रेरी बताइए, एक अनाथाश्रम बताइए, एक वृद्धाश्रम बताइए। आपको 5 स्टार होटल बनने के उदाहरण हैं, फार्म हाउस बनने के उदाहरण हैं, शॉपिंग मॉल बनने के उदाहरण हैं कि लगभग 59,000 मुकदमे लिटिगेशन में प्रॉपर्टी हैं, उसमें 3,165 यहां पर मुस्लिम पीड़ित हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर रखा है। तो 500-600 साल तक एक कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। और मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर है उनका बोल रहा हूं, साहब एक बाल पेन की निब नहीं बना पाए, एक वाइपर नहीं बना पाए, और उसके बाद कहा कि हम साहब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लड़ेंगे। 500-600 साल के बाद यदि एक बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिया, आलम इस्लाम में, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर दुख की बात क्या है, 2007 का साल मुझे याद है जब कलाम साहब का सेकंड टर्म होना था। हम चाहते थे कलाम साहब को सेकंड टर्म मिले, मगर कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के लिए ना डीएमके राजी थी जिस तमिलनाडु के थे, ना सपा राजी थी, ना आरजेडी राजी थी। मगर 2007 का ही वो साल है जब अफजल गुरु, जो संसद के हमले का मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया था, उसको फांसी नहीं हो उसके लिए सब साथ खड़े थे। आप सोचिए, अफजल गुरु को बचाने के लिए खड़े, कलाम साहब को रोकने के लिए खड़े, फिर कहते हैं कैसा मुसलमान और किसके साथ। साहब सोचिए, छोड़िए क्या होता है एमएलए एमपी बनाने से। मैं तो कहना चाहता हूं एमएलए एमपी बनने से मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं होता है। अरे आप तो वो थे किसी जमाने में शहंशाह आलम, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, हुक्मरान वक्त, निजामुल मुल्क, हुजूर नवाब, और आज कहते हैं साहब हम मजलूम हो गए। एमएलए एमपी तो लेते रहे, काहे मजलूम हो गए? तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, इधर ममता बनर्जी का बंगाल। अगर आप दोनों के साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे, सुनिए जी। अरे साहब ऐसी कॉफी पिलाई है बेचारे याद नहीं आएंगे, पेट खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार नहीं होगा, वैसे ही हालत खराब होगी। खैर एनीवे, मैं उसका बताता हूं। कॉफी पिलाई नहीं, कॉफी पी नहीं है, पिलाई गई है। किसको? मोहम्मद यूनुस से दिल के पूछ के देखो कि मोदी उनका क्या हश्र करके आए हैं। जिस यूनुस के मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम हुआ, उसके मुंह पर थूकना चाहिए था। जिसके ऐसे होता है कि थूकना चाहिए था, थूकना चाहिए। अरे उनकी अर्थव्यवस्था सुनिए, कह रहे हैं यूनुस के मुल्क में कत्लेआम हुआ तो उसके मुंह पे थूकना चाहिए था, और ममता की जागीर में कत्लेआम हुआ उसे पूछना चाहिए था। क्या कहा? ये है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया? इसीलिए कहते हैं साहब ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। ये वो चोट है जब पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए थे इंदिरा गांधी जी ने, और हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो है दुर्गा का खिताब इंदिरा जी को दिया था। आज उस बांग्लादेश में शेख हसीना तक, मुजीब से लेके हसीना तक, जो बांग्लादेश भारत के साथ जान से, दिल से, जिगर से जुड़ा रहा, चाहे वो हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हो,
चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, शेख हसीना को वो अपनी सगी बहन की तरह से मानते थे। लेकिन जब ये देश टूटा, बांग्लादेश, आज वहां पे पाकिस्तान का कब्जा होने का जो पूरा कार्यक्रम था, भारत ने बैठे बैठे उसको अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आईएसआई ने, चाइना ने बांग्लादेश पे कब्जा किया और हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हुआ, हम तो ये कहते हैं कि वहां पे फौज उतार देनी चाहिए थी, जैसे इंदिरा गांधी ने फौज उतारी थी वहां पर। बात सही नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों से वादा किया था कि जो इस मिट्टी में अपने बाप की कब्रें ढूंढते हैं, हम पूरी जिंदगी बतौर हिंदू एक एक मुसलमान की सुरक्षा करेंगे। आज सुरक्षित है मुसलमान? जवाब देता हूं, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग की थी 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, 3 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल का बयान है और 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल ने गुस्से में कहा था, जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने आकर यह कहा था, प्रतिनिधियों ने, कि हमें सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, तो उन्होंने यह सीधे बोला था, कोई जाके चेक कर ले, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में दिल बदल गया, मगर जो होना था वो हो गया। अब अलग सेपरेट इलेक्टेड, अलग आइडेंटिटी, अलग कानून की बात बिल्कुल सरदार पटेल साहब ने आपको पता मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका से, गांव से, मुंबई की बाइक मुंबई का 14 में पूरे देश के हिंदुओं से जब प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये यूपीए खत्म हो चुका है, मैं पहला हिंदू हूं जो प्राइम मिनिस्टर बन के भारत को बचाऊंगा, सरहद को बचाऊंगा, और ये पहले आदमी थे बगैर पासपोर्ट वीजा लिए पाकिस्तान में घुस गए, जाके बिरयानी खा के आए। किसने बोला था? हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का इलाज हो, हम तो चाहते थे पाकिस्तान का इलाज हो, लेकिन वो बांग्लादेश जिसे भारत ने 2 चिथड़े में उड़ाया था, वो पाकिस्तान को, क्या बात है कि आईएसआई का आज वहां पे अड्डा है। ये अंतरराष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री हमारे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय तो है ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। पूरा चाइना का वहां पे कंट्रोल हो गया, उनका आर्मी पे, बांग्लादेश पे, और हमारे हिंदू लोग मारे गए। और मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का विस्थापन हो रहा था और वहां मारा जा रहा था, अफगानिस्तान में मारा जा रहा था। आपके सपोर्ट वाली सरकार थी, क्या करा था आपने? क्या करा था आपने? हिंदुओं को विस्थापित करके ट्रेनें कट के आई थी, क्या करा था आपने? नहीं। तब पंडित नेहरू। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों के सामने जब मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, पहले आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बोले आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं। 2 बात आप वहीं से भाषण से मंचवा पे बोलते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर आप बोलते हैं कि हमारा एक भी हिंदू माइनॉरिटी के साथ कुछ हुआ तो भारत चुप नहीं। ओके, जवाब एक सेकंड। बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ पे जान के हम शौक में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ऑब्जर्वेशन दिया कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो स्वागत लायक योग्य हैं। जरा इन सारे लोगों से पूछिए, अभी सारे अलग अलग एक्ट का हवाला दे रहे थे। वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू क्यों होता है? हम इस पूरे सनातन समाज का अभिन्न अंग है, हम माइनॉरिटी नहीं है। ये ऐसी माइनॉरिटी 1% हो गए, 24% इनकम टैक्स देते हैं, ऐसी माइनॉरिटी 39 लाख एकड़ जमीन लेके कहते हैं नहीं, पूरे देश में जो जैन मंदिरें कब्जा हो रही हैं, एक केस लड़ नहीं पा रहे। हम पैसा देंगे, चलिए गुजरात चलिए आप हमारे साथ, चलिए। अरे जैनों को पैसा देंगे, जैनों को पैसा देंगे भाई, जैनों को पैसा देंगे। मैं किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता, किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता। जो सच्चर, ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। सुनिए, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन सुनिए, गौशाला लड़ेंगे। एक मिनट सर, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो दलितों से भी खराब हो गए थे, और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। अगर ये प्रचारित होता है कि पंचर बना रहे हैं, और किसको देंगे? जैनों को। आपको पता है इस समय देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जिसके बारे में बहुत आपत्ति करते हैं वो भी जैन है। आप समझिए, जैनों को देंगे। सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जैन है, इन्हें पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। इसे कहते हैं, सुनिए, इसे कहते हैं, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, इनके मुंह से जो निकल गया। हम लोगों का उस जमाने में एक डायलॉग होता था पुराने जमाने में कि नवाबियत चली गई मगर अभी भी नवाबी वाला जलवा नहीं गया। वो कहते थे भैया खाने का ठौर नहीं है और शौक नवाबों वाले। ओके, देखिए जैनों की बात हो रही है। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर जैन समुदाय का आप इनकम टैक्स कलेक्शन देख लें, उनकी नेटवर्थ देख लें, तो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर होगी लगभग। और इस देश के सिख समुदाय का भी आप देख लें तो वो भी यही होगा। ये दोनों बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम है और इनका बहुत सम्मान है। इसलिए आप जैनों को देने की बात कर रहे हैं, ये देश को दे रहे हैं।